थोड़ा सा एक्टिविटीज़ और पीसीपीए का जो टोटल बजट था उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। चलो आगे चलो। इस साल जो मेंबर्स हैं पीसीपीए के जी 2020 में वो 251 है, लास्ट ईयर 238 थे, तो 2015 में 195 थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से पीसीपीए जो है उसकी जो मेंबरशिप है वो हर साल बढ़ रही है। और पिछले साल से तो हमने ये भी किया हुआ था कि जो भी पीसीपीए का मेंबर बनेगा तो वो एचआर की जो कमेटी है वो उसको अप्रूव करेगी, तो उसके बाद ही रिकमेंड करेगी, तो उसके बाद ही वो मेंबर बनेगा। तो मेरा ख्याल है बीच में कुछ रिफ्यूज़ भी हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह की मेंबरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि पिछले साल पिछले टेन्योर में, पिछले साल तो नहीं कहना चाहिए, पिछले टेन्योर में जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उसमें तमाम दोस्तों को पता है कि फर्टिलाइज़र का जो इशू था वो काफ़ी सीरियस इशू था कि वो बिल पास होने के लिए असम्बली के लिए आगे असम्बली में पास होने के लिए चला गया था। तो उसमें जिन दोस्तों ने, मैं समझता हूँ कि भरपूर उसमें ताउन किया और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उनके यहाँ पे नाम ना लिए जाएं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं होगा। इसके अंदर सुनते ही बिल को ये दरियाफ़्त किया था अपना शेख आरिफ साहब ने, फिदा गाड़ी साहब ने, फिर रऊफ़ुर रहमान साहब के पास आया, फिर उसके बाद तमाम दोस्तों में ये ज़ाहिर है पोर्टल पे भी गया। तो हमने तो अभी डिस्कशन नहीं की थी, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब ने और बाकी सीनियर जितने भी दोस्त हैं सब लोगों ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इसका पता किया। हनीफ खान पिताफ़ी की मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने ड्यूटी लगाई कि किस जगह पे ये बिल है, उसकी लोकेशन हमें बताई गई और डॉक्टर साहब ने ख़ुद ही फौरी तौर पे हाजी अताउर रहमान साहब ने, डॉक्टर साहब ने, आसिम मजीद साहब ने, जमशेद चीमा साहब ने, साद अकबर, डॉक्टर खालिद साहब, आज़म चीमा साहब, सब ने फौरी तौर पे डिसाइड किया कि लाहौर में हम लोग जो हैं फौरी तौर पे इमीडिएटली मीटिंग कॉल करते हैं। उसमें तमाम एमपीएस को इनवाइट किया गया, वहाँ पे मिनिस्टर भी जो एग्रीकल्चर के हैं प्रोविंस के वो भी आए और फौरी तौर पे 1 पॉइंट एजेंडा था कि ये बिल जो है ये पास नहीं होना चाहिए, असम्बली में नहीं जाना चाहिए पास होने के लिए। तो उसी दिन वहीं पे डिसीजन हुआ। साद अकबर साहब ने बड़ा खूबसूरत सा लेटर लिखा, जमशेद इकबाल चीमा साहब फौरी तौर पे अगले दिन जो मिनिस्ट्री है लॉ की वहाँ पे गए और वहाँ से जो ये जो बिल रखा हुआ था उनके पास आगे एजेंडे में शामिल था असम्बली में पास होने के लिए, वहाँ से फौरी तौर पे ख़त्म करवाया और उस बिल को वापस लेके आए। और वो आजकल जो बिल है वो पड़ा हुआ है हमारे सेक्रेटरीज़ के पास, उसके ऊपर डिस्कशन हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो तमाम दोस्तों के लिए भरपूर जो है वो तालियां होनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली जो पीसीपीए के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनका ये क्विक एक्शन था और ये बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का एक्शन था जिस पे कि बहुत तेज़ी से काम हुआ। नेक्स्ट चलें जी। इसके बाद हमारा एक दरीना इशू था पोटाशियम ह्यूमेट। पोटाशियम ह्यूमेट का जो मेथड था वो ग्रेविमेट्रिक मेथड जो था वो हम शुरू से मंजूर नहीं कर रहे थे, उसको हम नहीं कह रहे थे कि इससे चेक होना चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो मेथड है उस पर 2014 में काम हमने शुरू किया था। जमशेद इकबाल चीमा साहब गो आप लोगों को चक्कर शक्कर लगाते नज़र नहीं आए इधर, लेकिन लाहौर में मैं समझता हूँ कि हमारा काफ़ी वज़न था और मीटिंग्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। और वो जो 2014 में जो हमने जो काविश शुरू की थी वो डेफिनेटली इस टेन्योर में वो जो है वो कारआमद साबित हुई। और ह्यूमिक एसिड जो है वो ये जो पोटाशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड ये ग्रेविमेट्रिक मेथड की बजाय जो है वो चेक होगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के साथ। उसके अलावा हमारा एक और इशू था अमाइनो एसिड का, बड़ा सीरियस इशू था। इसमें रऊफ़ आकिब साहब बैठे नहीं कहीं पे। रऊफ़ आकिब साहब ने, मैं समझता हूँ जितनी काविश इसमें की है वो मेरे ख़्याल से उनके लिए भी क्लैपिंग ना हो तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा नहीं लगेगा। रऊफ़ आकिब साहब ने
हमेशा बड़े लेटर्स जैसे भी हम आपस में मशवरा करते रहे, टेक्निकली माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, अमाइनो एसिड में काम भी अच्छा है, वो करके सारा कुछ हमने पहले तो क्रॉप लाइफ की, पीसीपीए की और सॉइल फर्टिलिटी की ये मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ पे क्रॉप लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाती थी कि वो कोई और मेथड कहते थे, हम कोई और मेथड कहते थे। तो इन दोस्तों की, अहमद यार भट्टी, रूफ आकिफ़, इन तमाम दोस्तों की वजह से, इनकी काविश की वजह से अमाइनो एसिड का जो प्रोटोकॉल लिख के दिया गया वहाँ पे, तो वो बाकायदा तौर पे क्रॉप लाइफ ने भी पास किया और सॉइल फर्टिलिटी ने भी पास किया। और सबसे एक इन्फॉर्मेशन जो है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि क्रॉप लाइफ ने भी उस मेथड के तहत अमाइनो एसिड को चेक किया, पीसीपीए ने भी चेक किया, गवर्नमेंट ने भी चेक किया। गवर्नमेंट के मेथड के मुताबिक तमाम अमाइनो एसिड के सैंपल्स अनफिट थे और जो हमने मेथड दिया था उसके मुताबिक बिल्कुल वो एक्यूरेसी थी, रिपीटेबिलिटी थी। तो वो जितने हमारे अमाइनो एसिड वहाँ पे गए थे वो सारे के सारे पास थे। तो इसका मतलब है अमाइनो एसिड पे जितने भी आज तक जो सैंपल्स अनफिट हुए थे वो गवर्नमेंट की लैब के रिज़ल्ट के मुताबिक वो उनका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी काविश थी मैं समझता हूँ। अनाउंसमेंट ऑफ एग्जेक्टिव बॉडी एंड ऑफिस बेयरर्स, तो उसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाजी अताउर रहमान साहब जो कि पीसीपीए के सरपरस्त आला भी हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और एग्जेक्टिव बॉडी और ऑफिस बेयरर्स का जो है वो अनाउंसमेंट करें और अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी भी साथ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज हम पीसीपीए की जनरल बॉडी में इकट्ठे हुए। इससे पहले एग्जेक्टिव बॉडी हुई। आज हम 9 मुंतखब अहदेदारान एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान का हलफ होगा और पिछला साल जो चीमा साहब ने गुजारा उसकी डिटेल आप दोस्तों को दो साहब ने बताई। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो चीमा साहब ने काम शुरू किए, आने वाले अहदेदारान अब्दुस्तार साहब और बाकी उनकी कैबिनेट इंशाल्लाह सब दोस्तों से मुशावरत के साथ, एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान की मुशावरत के साथ ये वाला साल इंशाल्लाह गुजारेंगे और अल्लाह ताला इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पीसीपीए की खिदमत करने का मौका दे और ये इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट दे। अब मैं अनाउंसमेंट करता हूँ एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान की। शाहिद सलीम कुरैशी साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, हमाद अहमद मियाँ साहब, मोहम्मद अरफान अहमद, सुल्तान नासिर साहब, डॉक्टर खालिद हमीद साहब, चौधरी अल्ताफ़ शाह साहब, ख्वाजा रियाज अहमद साहब, आज़िम चीमा साहब, राना मुश्ताक अहमद साहब, नईम बेग साहब, राना खलील अहमद साहब, शाहिद अजीम साहब, चौधरी रऊफ़ुर रहमान साहब, शौकत इस्लाम साहब, मियाँ मोहम्मद असलम साहब, शेख आरिफ साहब, हाजी अब्दुस्तार साहब, मियाँ हनीफ साहब, आमिर फ़हीम साहब। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद जो अहदेदारान पीसीपीए के हैं, सबसे पहले अब्दुस्तार अजहर साहब, चेयरमैन पीसीपीए, शाहिद सलीम कुरैशी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस चेयरमैन साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हस्ब साबिक रो शाहिद साहब, जनरल सेक्रेटरी, अहमद अहमद मियाँ साहब, डिप्टी जनरल हमाद साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साहब,
मार अरफान अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी, सुल्तान नासिर साहब, सेक्रेटरी लीगल अफेयर। मैं इनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो, ये PCPA की मुल्क की खिदमत कर सके। मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस से नीयत से PCPA का हामी और वफादार रहूँगा। बहसीयत एग्जेक्टिव मेंबर मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। ये कि मैं PCPA के मुफादात को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा, जो कि PCPA की बुनियाद है। ये कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को PCPA के मुफादात पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। ये कि मैं पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान के किसान और क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की के लिए कोशिश रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शाहिद सलीम कुरैशी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। सीढ़ी बनाओ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब हमाद अहमद मियाँ साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा माहर इरफान अहमद से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद दरख्वास्त करूँगा जनाब सरदार सुल्तान नासिर साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। आदिल ऑफिस में इसका दो भाई साहब। तो मुबारकबाद जी तमाम दोस्तों को। हाजी अताउर रहमान साहब को स्टेज पे हाथ बनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं जी। तो हाई साहब से दरख्वास्त करूँगा जी कि ऑफिस पीरियड से हलफ ले जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से PCPA का हामी और वफादार रहूँगा। बहसीयत ऑफिस बेरर मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। ये कि मैं PCPA के मुफादात को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा, जो कि PCPA की बुनियाद है। ये कि मैं अपनी ज़ाती मुफाद को PCPA के मुफादात पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। ये कि मैं पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान के किसान और क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की के लिए कोशिश रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन।
चंद कमेटीज़ का मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी जो कमेटी है दैट इज़ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। और हमारे पास अल्लाह ताला का करम है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आसिफ इस साहब की सूरत में हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सलाहियत दी है। तो मैं ये गुजारिश होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस कमेटी को एक्टिव करें और डिफरेंट क्राफ्ट्स पे हमारी जो रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट के पास जाए। अभी पिछले दिनों मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनूबी पंजाब के साथ। 2 मीटिंग्स हुई हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि डिस्कस करना था कि कॉटन फेलियर क्यों हो रही है। तो उसमें सीड वाले भी होते हैं, पेस्ट वार्निंग वाले भी थे, एक्सटेंशन वाले भी थे, सीड का तो ब्लेमिंग चल रही है। नो डाउट कि सबसे बड़ा फैक्टर हम समझते हैं कि सीड, लेकिन हमारा मैं समझता हूं कि हम बेनिफिशियरी हैं। अगर कॉटन खत्म हो रही है तो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी इस पे काम करें। अगर गवर्नमेंट सेक्टर वेराइटीज नहीं ला रही तो हमें वेराइटीज लानी चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर खालिद साहब बता रहे थे कि वेराइटीज ऐसी हैं कि जो अब भी 30 मन 40 मन पैदावार दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव मूव है कि प्राइवेट सेक्टर सीड सेक्टर में काम कर रहा है, तो इस पे हमें काम करना चाहिए। वाइट फ्लाई की बात होती है तो वाइट फ्लाई में मेरी ये गुजारिश होगी कि माशाल्लाह बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, अगर रेजिस्टेंस पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो हमें करना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग आगे हैं, हम कहें जी ये प्रोडक्ट है, इसमें अब रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, ये हमें अब इसका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। कोई पॉजिटिव मूव लेके चलें। साहब ने मूव चलाई वैरायटी की और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इस पर अपने दौर में इसको डिफेंड किया था। नो डाउट कि वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि बीइंग बेनिफिशियरी कि हम प्रोडक्ट हम बेचते हैं, बेनिफिट हम लेते हैं, तो हमें इस फील्ड में आगे आना चाहिए। मेरी आसिफ साहब से गुजारिश होगी, बाकी दोस्तों से भी गुजारिश होगी कि अगर रेजिस्टेंस का चक्कर है तो हमें इस पे काम करना चाहिए। सेकंड जो कमेटी है वो HR और PCP है। आप इसके शेख आरिफ साहब का कि इन्होंने मेहरबानी की और इसके लिए इन्होंने एग्री किया। शेख साहब के लिए प्लीज। मुझे जब ये चेयरमैन थे तो थोड़ी सी सपोर्ट में, तो अब मैं बनाऊं तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने मेरा साथ देना है, और इन्होंने मेरा साथ दिया भी है। और आगे भी इंशाअल्लाह पूरा साल मैं इनसे तवक्को रखूंगा और मुझे अल्लाह ताला से काफ़ी उम्मीद है, इन पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह मेरे साथ रहेंगे। और HR की जो हमारी कमेटी है उसकी सरबराही शेख आरिफ साहब करेंगे। हमारे बर्निंग इश्यूज हैं HR के, जैसे मैंने पहले कहा, सेल्स स्टाफ के, डीलर्स के, और इंटरनल इश्यूज हैं हमारे। PCPA की मेंबरशिप की बात की राव साहब ने, तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि HR कमेटी के जिम्मे आएंगे। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि शेख साहब की माहिराना क़यादत में इंशाअल्लाह हम जो HR के हमारे इश्यूज हैं उनको भी ऐसा तरीके से इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। फर्टिलाइजर कमेटी, ये भी बहुत अहम इशू है हमारा कि अभी जैसे राव साहब ने बात की, नया एक्ट बनने जा रहा है और उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, तो ये भी बहुत अहम कमेटी है और इसके लिए अहमद यार चार्ज होंगे। तालियां बजाने प्लीज। लीगल अफेयर्स के लिए सुल्तान नासिर खान साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स भी हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि स्टे हो गया या बाकी जो चीज़ें हैं, हमारे इश्यूज हैं लीगली, उनको ये ऐसा तरीके से इंशाल्लाह टैकल करेंगे। मीडिया, मैंने पहले भी बात की कि हमारा इमेज बहुत डाउन है, तो ये बड़ा एक बर्निंग इशू है। एक 3-4 मीटिंग्स ऑलरेडी मियाँ साहब से हो चुकी है। मियाँ हमाद साहब माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने इनको ब्रिलियंट ज़हन दिया है,
काफ़ी इनकी पॉजिटिव सजेशंस हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी सरबराही में हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से काम करेंगे और मीडिया में अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डीपीपी कराची के या एपटेक सब एपटेक के जो इश्यूज हैं, इसके लिए साथ साथ माशाल्लाह इन्होंने हमेशा मुजाहिद का किरदार अदा किया है। साथ साथ सर आई सल्यूट यू कि आपने माशाल्लाह हमेशा मुजाहिदाना किरदार अदा किया है। इनको जब भी देखें, सबसे बड़ी बात होती है टाइम निकाल कर, हर बंदा एक अपना बिजनेस है, लेकिन जब भी इनको रिक्वेस्ट की है इन्होंने टाइम भी निकाला है और बड़े ही अच्छे तरीके ऐसा तरीके से पीसीपीए का मौक़िफ़ हायर अथॉरिटीज़ के सामने इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो मुझे आगे भी रिक्वेस्ट करनी थी मैंने, और इससे तवक्को है कि इंशाल्लाह हमारे जो डीपीपी के, कस्टम के और टैक्स सब वगैरह के जो भी इश्यूज हैं, ये इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट हमें जारी रहेगी। कोऑर्डिनेटर्स अभी हम करने हैं एरियाज में जाके, लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर्स हमारे होंगे फिदा हुसैन गाड़ी साहब। रेगुलर मीटिंग हम करेंगे एग्री डिपार्टमेंट के साथ इंशाल्लाह, और अपने जो इश्यूज हैं उनको कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से उनको टेबल पे हल किया जाए। रेगुलर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बात की, एक हम पोर्टल बनाने जा रहे हैं, पीसीपीए इंफॉर्मेशन पोर्टल। इसका जो कंट्रोल होगा वो एडमिन के पास होगा, और इसमें जो फायदेमंद इंफॉर्मेशन है, जिसमें आ जाती है हमारी मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हो गया, या कोई डिसीजंस हो गया, स्पेसिफिक एक पोर्टल होगा ताकि हम उसमें उनको शेयर कर सकें। और इसके लिए जो एडमिन होगा उसके थ्रू ये चीज़ें चलेंगी। जो हमारा ऑलरेडी पोर्टल चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन ये एक इजाफी पोर्टल, इसमें आपके पास रेगुलर इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। एफिशिएंट व्यूज आप हम कोशिश करेंगे कि हमारे हैं उनको हम बेहतर तरीके से यूज़ करें। उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं, इंपोर्टर्स भी आ जाते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला का करम है कि इस वक्त अच्छी खासी लॉट मौजूद है पार्लियामेंटेरियंस की। तो 8-10 लोग ऐसे एमपीएज, एमएनएज जो हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की भी बेहतर तरीके से हम इनसे मुस्तफीद हो सके, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन में हम जो इनको एक इनकी जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, उसको हम इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह मीडिया की मैंने बात की कि मीडिया हमारा बहुत वीक है, और इसकी अशद ज़रूरत है कि हम अपना इमेज पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का वो हम बेहतर कर सकें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हम करेंगे, और मेरा बिलीव है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद टीम वर्क हम ये सारे मकासद इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर डिवाइड करें तो ये बनता आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 कंपनीज चाइनीज़ आ गई हैं जो लीड कर रही हैं। अब सिंजेंटा भी चाइनीज़ है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 60 to 70% शेयर चाइना का है। वो टाल फार्मुलेशन की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, या सप्लायर की बात कर लें, चाइना लीडर है दुनिया में। इंडिया बहुत अच्छा था, लेकिन इंडिया बहुत पीछे चला गया। इंडिया का अब रोल नहीं है। इंडिया का अलग बड़ी सपोर्ट थी यूरोप की, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे मैक्सिमम चाइना इंडिया की तरफ थे। लेकिन लीडर इस वक्त पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में सारी जितनी कुछ भी है वो कर रहा है चाइना ही। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मतलब मैं समझता हूँ कि आफ्टर 5 ईयर बड़े बड़े अच्छे नए प्रोडक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। 5-10 ईयर। ये पहले था कि सारी सर्च जो थी ये 4 कंपनियों के पास थी, सिंजेंटा, बेयर है, एफएमसीबी कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कार्टिवो है या बीएसएफ है। लेकिन जैपनीज़ कंपनीज़ हैं जो सकिंग के ऊपर या राइस हर्बिसाइड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि राइस के ऊपर मतलब जो है सकिंग का बहुत अटैक होता है। तो उसमें जापान हमेशा लीडर रहा है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सकिंग के, मोस्टली अमीडा, सीटा, सारे जितने मोस्टली प्रोडक्ट हैं ये जैपनीज़ हैं। जापान की रिसर्च बहुत सकिंग में
क्योंकि राइस के ऊपर हापर हो गया, इसके लिए प्रोडक्ट वो करते रहते हैं और वो लीडर है उसमें। अब भी नई केमिस्ट्री है, मतलब अगर हम सब इसका प्रोडक्ट की बात करते हैं, पैराफ्लूक्लोनाजोन वाला, मतोई वाला, वो भी उन्हीं के पास है। जितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्हीं के पास से आ रहे हैं। तो ये एक अब भी उसी तरह ही है, क्योंकि रिसर्च में या अमेरिका है या उसके बाद, मैं कहने का मतलब था कि आने वाले दौर में चाइना भी नए प्रोडक्ट लेके आएगा फंजीसाइड में, हर्बिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में। लेकिन फ्यूचर को बहुत ब्राइट नहीं है पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड का जितनी भी ये मल्टीनेशनल जो 10 थी रह गई हैं 4, मैंने 4 की बात की है, सिंजेंटा, बियर, एफएमसी नहीं, नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं बीएसएफ और उसके बाद कर्टिवो, ये 4 हैं जिनकी रिसर्च है बेसिकली और जो रिसर्च पे एक्टिविटी। लेकिन अब पेस्टिसाइड पे इनका रिसर्च का बजट जो 4-5 होता था अब 1% भी नहीं रहा। अब इनका जितना बजट है वो सीड पे लग रहा है, सीड पे बड़ा फोकस है इनका। जितनी भी एक्टिविटी है वो सीड के लिए है। पीरियड लंबा, फरवरी में काश्त होती है, जून में स्प्रे शुरू होता है और सितंबर तक आता है। इसकी वजह से प्रोडक्ट कोई भी यहाँ पर कामयाब हो नहीं सकता है। ये जितना भी नए प्रोडक्ट लाएंगे 2-3 साल के बाद फेल हो जाएंगे और कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है वाइट फ्लाई का। सारे मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। असीटा मैप्लेट के बाद को अच्छा प्रोडक्ट नहीं आया वाइट फ्लाई का, आज भी उससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम एक साल उसको बंद कर दें, ना इस्तेमाल करें, तो अगले साल ये भी बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस्तेमाल बड़ा अभी भी और उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेथामिडोफास के बाद बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था वो असीटा मैप्लेट था। असीटा मैप्लेट का अल्टरनेट अभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं है सकिंग के लिए। अगर कोई आएगा तो फिर है, जितना भी हम बात कर लें पायराफ्लूक्लोनाजोन जो आ रहा है नया प्रोडक्ट, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। इसके अगर हम बात करते हैं दोबारा, फॉल आर्मीवर्म की बात की है, मेज़ का बहुत बड़ा पेस्ट है। क्या होगा, हम 2 स्प्रे करेंगे, अब जिस तरह 3-4 स्प्रे हुए हैं ये आगे अगस्त सितंबर में, तो ये अगले साल नहीं मरेगा, फिर कहेंगे जी दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए दानेदार बेस्ट इफेक्टिव टूल्स हैं कि नंबर है। दानेदार का जो इस्तेमाल है ना, दानेदार का, वो महीना तक रिजल्ट रहता है। फोलियर स्प्रे है वो हफ्ते बाद फिर दोबारा करना पड़ता है, उसमें रेजिस्टेंस का बड़ा इशू होता है। दानेदार का इस्तेमाल एडवांस कंट्री में नहीं है, लेबर नहीं मिलती, मुश्किल एप्लीकेशन है। हमारे जैसे मुल्कों में दानेदार की एप्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, लेबर आम मिलती है, इफेक्टिवनेस भी है, महीना चलता है। इसलिए अगर इसका इस्तेमाल अगर हम बेहतर, फॉल आर्मीवर्म की मैनेजमेंट जिस तरह बात की है, हमारी रेजिस्टेंस मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, हम इसका दें स्प्रे और उस पर अमल करवाएं। अदरवाइज हमारी जिस तरह, क्योंकि लीडर अब हम हैं, अब क्रॉप लाइफ लीडर नहीं है, लीडर हम हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेजिस्टेंस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए जिसको हम बेहतर कर सकें और कर सकें। चीज़ें अब कलोडी इस तरह मतलब है कि इसमें है वाइट फ्लाई के बाद फॉल आर्मीवर्म का प्रॉब्लम बढ़ेगा और इसमें कुव्वत मुदाफ़त आएगी और मकई होना बंद हो जाएगी, इससे भी बड़ा क्राइसिस आएगा। हम अपने काश्तकार की हर फसल की बिजाई से लेकर चुनाई तक हमें टेक्निकल सर्विसेज फराहम करनी है। अगर कोई कंपनी या दोस्त ये समझता है कि हम एफओ या बीए रख कर या एक नॉन टेक्निकल लोग रख के जिनको ज़राअत का पता नहीं है, सिर्फ प्राइसेस के ऊपर जाकर हम सिर्फ दवाइयाँ बेच लेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस तरह की कंपनीज का कोई फ्यूचर नहीं है। स्ट्रक्चर बड़ा होना या छोटा होना इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर स्ट्रक्चर छोटा 5 बंदों का है तो आप वो 5 बंदों के साथ जितना भी एरिया है आप वहाँ पर उसको जो टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज हैं पेस्टिसाइड के लिए, एक तो यह है कि उसके ऊपर हम जब तक काम नहीं करेंगे हम अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकते और हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, हम माइक्रो फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। फर्टिलाइज़र में भी यही हाल है कि अभी जिस तरीके से दोबारा यूरिया की प्राइसेस बढ़ी हैं, डीएपी की प्राइसेस बढ़ी हैं, हम सब लोग माइक्रो फर्टिलाइज़र में इन्वॉल्व हैं। अगर हम प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप के बगैर, डेमोस्ट्रेशन के बगैर अपना एनपीके या कोई भी ह्यूमिक एसिड बेचते हैं तो वो अगर सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है और ज़मींदार को जाकर रिजल्ट्स नहीं दिखाने, आप ज़मींदार का इमेज चेंज नहीं कर सकते। हमारे फार्मर का इमेज हमारे बारे में माइक्रो फर्टिलाइज़र के ऊपर भी इंतहाई ख़राब हो गया है। वो कहते हैं कि ये पानी बेचते हैं, जिनको दवाइयाँ बेचनी नहीं आती वो ये माइक्रो फर्टिलाइज़र के नाम के ऊपर ये पानी बेचते हैं। तो भाई मेरे, माइक्रो फर्टिलाइज़र या जो भी आप चीज़ें ये बेच रहे हैं, नंबर 1 इसकी क्वालिटी, नंबर चीज़ आप अपनी रेसिपी जो है, हर कंपनी अपनी रेसिपी डिफरेंट बना सकती है, स्ट्रेंथन कर सकती है।
पॉइंट का एक अभी अभी अपलोड हुआ है, पहले भी ये एक दफ़ा अपलोड हो चुका है, लेकिन पोर्टल के ऊपर जो हुकूमत के साथ मिनट्स में डिसीजन हुआ जिसकी बेसिस के ऊपर यह स्टे विड्रॉ करने की बात की गई, लेकिन वो शायद डिसीजन दोस्त पढ़ नहीं सके पोर्टल में, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जो कि 5 मिनट आप ना पढ़ें तो 100-150 मैसेज आ जाता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि ऊपर हुआ क्या था। सो ये भी मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद खबर है कि जनाब एक पोर्टल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए होगा, जिसमें चेयरमैन साहब या एडमिन जो भी उसका होगा वो इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, पीसीपीए कर क्या रही है। और दूसरा पोर्टल जो है वो अपना अपना जो है सोशलाइजेशन के लिए, बाकी कामों के लिए वो तो चल ही रहा है हमारा। मैं समझता हूँ जी हुकूमत के साथ बहुत अच्छा नेगोशिएट किया गया है, जो चीमा साहब की कैबिनेट ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो नेगोशिएशन है, चूँकि मैं इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं बड़ी आपको क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि चंद चीज़ें जो बैठे सवाल आते हैं कि यार वहाँ बैठे हुए जी इसकी डिसीजन मेकिंग की बेसिस क्या है। बेसिस हमेशा और हमेशा इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को वॉच करना रही है। किसी जगह पर भी कोई ऐसी बेसिस नहीं रही कि जहाँ पर कोई एक डिस्कशन होती रही, बड़ा छोटा, सीनियर जूनियर, बिल्कुल कोई इस तरह का किसी किस्म का मैं समझता हूँ कोई 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, और तमाम इश्यूज़ को मेरिट के ऊपर डिस्कस किया गया और मेरिट के ऊपर नेगोशिएट किया गया। और इंशाल्लाह पीसीपीए के जो अगली जो काबीना आ रही है, जो अगले चेयरमैन साहब आ रहे हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस मेरिट को कैरी करें आगे। मेरिट जब तक कैरी होगा तब तक ये एसोसिएशन, ये जो गुलदस्ता बैठा हुआ है, ये जुड़ के चलेगा। फर्टिलाइज़र एक्ट की सर मैं अब क्लोज करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। फर्टिलाइज़र एक्ट एक महीना 1.5 महीना पहले अचानक एक इशू रेज़ हुआ, और राइटली सो मैं समझता हूँ कि जिन दोस्तों ने रेज़ किया उनकी बहुत मेहरबानी है। और उसमें हुकूमत ने, जब हमने उनसे कहा कि यार ये कहाँ से आ गया एक्ट अचानक, तो उन्होंने 2014 के मिनट्स हमें दिखाने शुरू कर दिए कि 14 में साहब आपने भी मीटिंग अटेंड की थी इसकी, फ़लाने बंदे तुमने फ़लाने टाइम भी मीटिंग अटेंड की थी। यस, मीटिंग्स अटेंड हुई हैं, लेकिन एक्ट ये कभी भी फाइनल नहीं हुआ है जो एक्ट यहाँ पर पुट अप हुआ है। मैंने जो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक डायरेक्टर कह लें सॉइल फर्टिलिटी, या जो भी दोस्त उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बड़ी क्लैरिटी से मीटिंग में बताया है कि हम आपके दस्तखत शुदा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने ये चीज़ें एग्री नहीं की थी जो आपने बाद में लिख के तो हमारे अटेंडेंस के दस्तखतों को मिसयूज़ किया है उसके ऊपर अपना। सो इस चीज़ पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीसीपीए से कोई बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके आया, क्योंकि मुझे बिल्कुल जितना आपको शौक़ नहीं है जेल जाने का, मुझे आपसे डबल शौक़ नहीं है जेल जाने का। यकीन करें, बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। इस टेबल पर बैठे हुए किसी बंदे को जेल जाने का कोई शौक़ नहीं, हम कारोबारी लोग हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे सब स्टैंडर्ड पे, या जो भी बंदा उस मीटिंग में गया, वो मैंने उनको जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि जनाब हमारा अननोन से अननोन मेंबर भी अगर उस मीटिंग में बैठा होगा तो मैं आप इस बात पे हलफ दे दें कि वो मान के गया है कि सब स्टैंडर्ड पे सजा हो, मैं आपका हलफ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये हो ही नहीं सकता। पीसीपीए का कोई बंदा उस मीटिंग में जाए और ये मान के आ जाए कि जी सब स्टैंडर्ड पे 3 साल की कैद हो जाए, 15 लाख के 12 लाख के जुर्माने हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सो हुकूमत की तरफ से एक उन्होंने खुद ही एक चीज़ बनाई, उसको पुट अप किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिवर्ट बैक करवाया। लेकिन जो करंट फीडबैक है, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे इस पर फॉलो अप करता हूँ, करंट फीडबैक ये है कि वो कहते हैं कि चूँकि सीएम ऑफिस ने इसको रिवर्ट किया है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके रिवर्ट किया, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। रिवर्ट हो गया लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने आज सुबह चीमा साहब से भी, डॉक्टर शफीक साहब से भी, हाजी अता से भी, बाकी तमाम दोस्तों से जो पहले जिन्होंने अपना सीएम के पास जाके रोल प्ले किया, उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की मैं कि जनाब मेहरबानी करके एक दफ़ा फिर जाएं, और हमें बड़ी ज़रूरत है कि सीएम ऑफिस उनको कहे कि जनाब ये एक्ट ठीक नहीं है, इसमें चेंजेस करें। अगर चेंजेस का कहेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके साथ लाके ये चेंजेस हम सब मिल के पीसीपीए इसको ज़रूर करवाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि सीएम ऑफिस से एक दफ़ा इसको करवाया जाए, कहीं ये फिर दोबारा आगे की तरफ मूव ना कर जाए। सो इसके ऊपर सर बड़ी, चीमा साहब मैंने पहले भी आपको कहा था कि इतनी जल्दी आपको हमने छोड़ना नहीं है, आपको तंग किए रखना है इसके ऊपर इंशाल्लाह अपना जो है। इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा जी, इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि हम इसी तरह, इसी यकजहती से, इसी इत्तेहाद से
इसी पॉजिटिविटी के साथ जैसे आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम इकट्ठे होते रहेंगे और इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, क्योंकि हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, साइज़ हर किसी का वक्त के साथ चेंज होता रहता है, अल्लाह कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन हम इस इंडस्ट्री के सब स्टेक होल्डर हैं। हम इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, इसका जो गलत फैसला हो गया कोई, तो उसका सबको, बड़े स्टेक होल्डर को सबसे ज़्यादा नुकसान है। अगर कोई सही फैसला हो गया तो उसका भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी बड़े स्टेक होल्डर को है। स्टेक्स जिसके बड़े हैं उसका नफ़ा भी ज़्यादा है, उसका नुकसान भी ज़्यादा है। सो सब लोग मिलकर इसके ऊपर कोशिश करेंगे। रऊफ साहब, सर जनाब ने जो है ना जी, इसको अपना वक्त जो है देते रहना है इसके ऊपर। तमाम दोस्त एक्टिव रहें चीज़ों के ऊपर और अपना अपना हिस्सा डालें इसके अंदर। ओहदा अल्लाह खैर करेगा सर, मैं आप हमें ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के इन दोस्तों की जो है, अल्लाह ने अगर एक मौका दिया है तो इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें। ज़मानत कराना इतना आसान होता है? जब कोर्ट में जाके खड़े होते हैं, वहाँ 4-6 बंदे जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप कैसे हो यार, ज़मानत कराना है, वो मेरा सैंपल अनफिट हो गया। यार क्या इज्जत रह गई? अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब उस लैब ने उस सैंपल को रेफरेंस लैब ने फिट कर दिया, तो क्या वही अम्ब्रेला जिसके अंदर दोनों लैब हैं, क्या वो पहली लैब के खिलाफ FIR देगा? यदि आपकी रिपोर्ट के ऊपर FIR होकर फला बंदा अंदर हो गया या उसने जमानतें कराई, दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे है ना, तो उसके लिए अगर हमें वो ये रिलीफ नहीं देते तो कम अज़ कम ये रिलीफ तो उनको देना चाहिए कि जनाब पहली लैब को अगर किसी वजह से रिपोर्ट अनफिट है तो वो हमें 30 दिन का टाइम दें उसको चैलेंज करने के लिए। जो पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस की सेक्शन 18 की सब सेक्शन 3 कहती है कि हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये फेडरल एक्ट है। और उसको जब हम चैलेंज कर दें तो फिर जब तक उसकी रिपोर्ट रेफरेंस लैब की ना आ जाए उस वक्त तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वोकल्फ है जिसके लिए अगर हम आर्गूमेंट करें, दलील के साथ बात करें, तो मैं समझता हूँ कि हम इसको मनवा सकते हैं। अगर वो दोनों, या तो वो पहले की तरह अपने अम्ब्रेला से निकाल के फिर भेज दें फेडरल में, जब उन्होंने सब कुछ ही अपने पास रखना है तो फिर किसी जगह तो ठहरें। मेरी ये छोटी सी 2-3 बातें थी, वैसे तो मुझे टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला था। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, अल्ताफ़ साहब थे। अब नेक्स्ट मैं दावत देना चाहूँगा जनाब रऊफ़ुर रहमान साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके और अपने ख़यालात का इज़हार करें। और हमारे ऊपर आज भी उसी तरह मतलब FIR हो रही हैं, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ये खाली टेबल टॉक से ये हम जो है वो उनकी अच्छी अच्छी बातों में आके सेक्रेटरी साहब की या एडिशनल सेक्रेटरी साहब की, अभी देख लेना आप, अभी पास्ट में, नियर पास्ट में आप देख लो अभी क्या किया हमारे साथ। उधर मीटिंग्स कर रहे थे, हमने स्टे उठा लिए, और उधर वो फर्टिलाइज़र का जो है हमारे खिलाफ वो उन्होंने एक्ट पास कराने जा रहे थे। तो भाई ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए भरपूर फाइट करनी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा और कोई ना कोई सख्त स्टेप हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ कल्चर है, यहाँ सीधे हाथों घी कोई नहीं निकालने देता आपको, कोई नहीं निकालने देता आपको। यहाँ नाबीना भी जाके सड़कों पे पहले खल्ले खाते हैं और जलील होते हैं लाहौर की सड़कों पे जाके, जब कोई वो 5-10% रिलीफ लेते हैं। और मैं आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ दिखा के आपको मसाइल का हल और मसले हमारे हल हो जाएंगे। इसके लिए भरपूर एफर्ट करनी पड़ेगी और हमें जो है वो सख्त मौका भी इख्तियार करना पड़ेगा। जहाँ नर्म करना पड़ेगा नर्म भी करेंगे। हम कारोबारी लोग हैं, कोई मोहल्ले की सियासत तो हम नहीं कर रहे कि हम कारोबार अपना बंद करा लेंगे डिपार्टमेंट से, मगर डिपार्टमेंट की कुछ हमें दिखाए तो सही ना। चीफ सेक्रेटरी पे FIR शेख साहब ने लिया था, पेस्टिसाइड पे अमल हो रहा है, फर्टिलाइजर पे आज तक अमल नहीं हो रहा, और वो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं जी उस पर आप स्टे ले लें। वो भाई तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम हमारे से स्टे उठवा रहे हो, और पेस्टिसाइड चीफ सेक्रेटरी पे तुम कह रहे हो जो तुम कर सकते हो। एक आर्डर पे कर सकता है एडिशनल सेक्रेटरी कि चीफ सेक्रेटरी पे FIR ना हो, वो आज आर्डर निकाल सकता है। कोई बाइंडिंग नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी फैसले में नहीं लिखा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी पे FIR होगी। कर सकता है एडिशनल सेक्रेटरी, तो वो करने के लिए तैयार नहीं एडिशनल सेक्रेटरी, और अगली आपको पेशी दे रहा है पूरी के जी वो सारे आपके मसले हल कर देगा। अपर लिमिट की भी वही बात अल्ताफ साहब की, अपर लिमिट के सैंपल भी आज तक उन्होंने वेव नहीं किया आपकी FIR, वो ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है आपकी अपर लिमिट की। और मैं चाह रहा हूँ मेरे जो है वो सब स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो जाए, तो ऐसे आराम से हो जाएंगे।
तो ये बड़ी सोचने की बातें हैं और इस पर बाकायदा डिबेट करें और डिस्कशन हो इस पर, और हम जो है वो अपने कल्चर को भी मरूज़ खातिर रखें। पाकिस्तान के उनका कसूर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, ये कल्चर ऐसा हो गया, ये हमें उनके कल्चर के मुताबिक उनसे ट्रीट करना पड़ेगा। बाकी मैं इंशाल्लाह पहले भी हाजिर था, अब भी दोस्तों के साथ जो भी कोई मसला हो मैं इंशाल्लाह उस दिन मेरी खिदमत हाजिर हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारे लीडरान, अच्छा मैं लीडरान की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर जब मीटिंग होती है तो मैं राव साहब मुझे कहते हैं कि जी चले मीटिंग पे, मैं कहता हूँ यार जो साहबान जा रहे हैं मुझे सब पे इतबार है। जिस तरह यहाँ साद ने भी बात की कि मुझे पता होता है कि साद, जमशेद इकबाल चीमा साहब, डॉक्टर खालिद साहब, आज़म चीमा साहब, ये जो भी कोई डिसीजन करवा के आएंगे अगर FIR का, तो वो सिर्फ डॉक्टर शफीक के ख़िलाफ़ नहीं होगा, इनके ख़िलाफ़ पहले होगा। तो हमें इनके ऊपर इतबार करना चाहिए। जो लोग वहाँ नेगोशिएट करने जाते हैं उनका वही बिज़नेस है, वो हमेशा अपना टाइम भी निकाल के जाते हैं। मैं चाहूँगा ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए एक ज़ोरदार क्लैप के जो अपने कारोबार को छोड़ के हमारी दरख्वास्त पे जाते हैं। अगर आज की इस मीटिंग में राव शाहिद साहब की एफ़र्ट्स को ना अप्रिशिएट किया जाए तो मैं समझूंगा ये उनके साथ ज़्यादती होगी। राव शाहिद साहब, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा एक वाइटल रोल है चीज़ों को कंटिन्यूटी में। ख़ास तौर पे हमारा चेयरमैन या बॉडी तो 1 साल के लिए आती है, लेकिन ये कंटिन्यूटी के लिए हमने उस वक्त डिसीजन भी यही किया था और क्रॉप लाइफ से हमने ये चीज़ आइडिया लिया था कि उनका जो सेक्रेटरी जनरल है वो एक मुस्तकिल रहता है ताकि नए आने वाले चेयरमैन को वो गाइड भी करता है। पिछली मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई थी वो भी उसके साथ कंटिन्यू रहती है। इंशाल्लाह जब हमारी ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा जो इतराज़ था वो ये था कि हमारा सेक्रेटरीट, हमारा ऑफिस जो है वो नॉन रिस्पॉन्सिव है। आज फिर मैंने यहाँ इंडिविजुअली भी चेयरमैन साहब को दरख्वास्त की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरफ भी तवज्जो करेंगे, ऑफिस को भी बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। जो रऊफ़ साहब ने बात की कि बिज़नेस एथिक्स, मैं कहूँगा ये भी HR के अंडर आती है। चेयरमैन साहब आप मिल के बिज़नेस एथिक्स के ऊपर भी, अच्छी बात है किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बात कर दी, मतलब रऊफ़ुर रहमान साहब ने ये बात कर दी। ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ तो ये बात करते हैं कि ये आपको करना चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए। मैं कहता हूँ यार ये मैं करूँगा तो ये बात बड़ी ख़िलाफ़ जाएगी। यहाँ पे PCPA को बेसिकली हम जो है ना अपने बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, PCPA को हम सियासत के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम टफ़ डिसीजन इस वजह से नहीं लेते कि यार मैंने टफ़ डिसीजन लिया तो मैंने कल इलेक्शन आ गया तो मैंने वोट भी लेना है। हकीकतन हम PCPA को अपने बिज़नेस को के लिए यूज़ नहीं कर रहे। शेख साहब आपके ऊपर ये HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली ये HR नहीं है, HR एंड एथिक्स इस तरह को इसको नाम था, ये एथिक्स कमेटी में आती है। तो आप बैठ के रऊफ़ साहब मिल के आप सारे दोस्त, मैं चाहूँगा इसमें किसी इम्पोर्टर को ना शामिल करें। आप डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त तय कर लें। हाजी मोहम्मद अली ज़फ़र साहब और मुज़फ़्फ़र साहब की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ। खायसा इजाज़त दें ना सर, मैं यहाँ गारंटी देता हूँ कि जो आप डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह ये फॉलो करेंगे। और ये वक्त आ गया है कि अब इससे पहले कि हमारे बिज़नेस की है सर, अब ये वक्त आ गया कि इससे पहले कि हमारी बिज़नेस की कोई शक्ल के बारे में कोई और फोरम डिसाइड करे, हमें ख़ुद मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। हम खुद बैठे कि कारोबार डिस्ट्रीब्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फार्मूलेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके ऊपर HR कमेटी के ज़िम्मे मैं लगाऊंगा। और मैं समझता हूँ कि शेख साहब माशाल्लाह एक बड़े स्ट्रॉन्ग चेयरमैन भी रहे हैं और HR और एथिक्स कमेटी के बड़े स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हैं, मुश्किल डिसीजन लेंगे। मेरा भी मेरा ख्याल 1.5 मिनट का वक्त था। रोटी दा इंगान इंशाअल्लाह राव साहब आप ही करेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद, तमाम उन दोस्तों को जिन्होंने विजडम के लिए दोस्तों को इकट्ठा किया। एक टाइम पे था चीज़ें बहुत आगे चली गई थी, ये पहली दफ़ा हुआ, हमारी एसोसिएशन कोर्ट तक भी चली गई, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ
दोस्तों का ख़ास तौर पे मेहरबानी है कि वो हमारे साथ दोबारा बैठे, जिसके लिए मुझे अपनी सीट भी सेक्रीफाई करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी, आज मुझे बुला रहे थे जी डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं आया, मैं क्या भजन में तो मेंबर ही कोई नहीं, तो मैं क्या कराना वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें भरोसा है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी बैठे हैं, जो हमारे लीडरान भी बैठे हैं, और आने वाले चेयरमैन आपके ऊपर मैंने जब पिछली दफ़ा ऐलान किया था तो उस वक्त ये आपको याद होगा, पिछली बी क्लोजिंग की टाइम पे मैंने ऐलान किया था कि इन्हीं सीनियर्स ने 2 दोस्त चौधरी रऊफ़ुर रहमान और शेख आरिफ साहब फ्राम द एसोसिएट चेयरमैन मुंतखब किए थे, और आप अब उनका तीसरा इंतखाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब हम अगले साल यहाँ पे एक अगले चेयरमैन के लिए खड़े होंगे तो लोग आपको भी एक सक्सेसफुल चेयरमैन के तौर पे याद करेंगे।